मैं मनोज चौहान, व्याख्याता रसायन शास्त्र, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भेड़ी कला। जैसे कि कल हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स देख रहे थे। यूनिट नंबर 6 को कल देखे थे। इसमें ये बताए थे कि 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 3 नंबर हुआ, और 3 अंक वाला 1 क्वेश्चन आएगा, 3 टोटल। इस यूनिट को 6 अंकों का वेटेज दिया गया है, बोर्ड में 6 अंक का प्रश्न आने वाला है। तो कल 1 अंक वाले प्रश्नों को, कुछ प्रश्नों को हल करवाए थे जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आज हम 3 अंक वाले प्रश्नों को देखेंगे। आज 3 अंक वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो 3 अंक वाले प्रश्नों में पहला क्वेश्चन कल शुरू किया था मैं, समय समाप्त होने के कारण रोक दिया गया था क्लास। SN1 अभिक्रिया को समझाइए, अभिक्रिया को समझाइए, या इसी को बोल सकता है SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि, या इसी को SN1 ना दे के एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। S मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन और N मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, चूंकि यहाँ 1 लगा है, अर्थात कौन सा है बताए थे इसको, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसकी क्रियाविधि बताएंगे अभी। तो SN1 अभिक्रिया पूछा जाता है, डायरेक्ट SN1 अभिक्रिया क्योंकि एक साथ नहीं पूछता, पूरे को एक साथ पूछेगा तो 5 या 6 नंबर देना पड़ेगा। उतने नंबर का हमारे ब्लूप्रिंट में स्पेस नहीं है। तो 3 नंबर में टुकड़े में एक सेट में आ जाएगा SN1, एक में आ जाएगा SN2 और एक में आ जाएगा मार्कोनी का आपका नियम। तीनों सेट में एक एक ऐसा आ जाएगा। तो SN1 अभिक्रिया पूछा है, तो आंसर कैसे लिखना शुरू करेंगे। आंसर में लिखेंगे यह अभिक्रिया निम्न 2 पदों में पूर्ण होती है। निम्न 2 पदों में पूर्ण होती है। मोबाइल डाटा पूर्ण होती है, 2 पदों में पूर्ण होती है। बताएं कौन सा अभिक्रिया, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया निम्न 2 पदों में पूर्ण होती है। तो प्रथम पद या स्टेप फर्स्ट लिख सकते हैं। प्रथम पद में क्या होता है, इस पद में एल्किल हैलाइड मंद गति से आयनित होकर कार्बोकेटायन बनाता है। कार्बोकेटायन बनाता है। प्रथम पद के बारे में बता रहे हैं कि इस पद में एल्किल हैलाइड मंद गति से आयनित होकर कार्बोकेटायन बनाता है। तो ये चैप्टर आप लोग स्कूल में पढ़ चुके हो एक बार। तो कौन सा कार्बोकेटायन, कौन सा एल्किल हैलाइड आसानी से आयनित होता है, तृतीयक एल्किल हैलाइड जो है सरलता से आयनित होता है। अभी बताएंगे उसका कारण, पहले इसको पूरा कर दें। मान लो हम लिए तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड ले लिए। ये धीमी गति से आयनित होगा, स्लो स्टेप है ये, और क्या बनाएगा, CH3
CH3 तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन बनाया, प्लस साथ में क्या था, Cl माइनस क्लोराइड आयन बना, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन बनाया। यदि हमारे पास प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड है, तृतीयक एल्किल हैलाइड है, तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड जो है प्राथमिक कार्बोकेटायन बनाएगा, द्वितीयक जो है द्वितीयक कार्बोकेटायन, और तृतीयक कौन सा बनाएगा, तृतीयक कार्बोकेटायन। 11th में पढ़े थे कार्बोकेटायन के स्थायित्व में तृतीयक कार्बोकेटायन जो है तीनों में सबसे अधिक स्थायी होता है। तो तृतीयक कार्बोकेटायन सबसे अधिक स्थायी होता है और आगे क्रिया में भाग लेता है ये। तो अब स्टेप द्वितीय पद में लिखेंगे, द्वितीय पद में प्राप्त कार्बोकेटायन KOH, देखो कल पढ़े थे ना, कौन सा KOH रहेगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में, जलीय। तो KOH एक्वस लिख दिए ब्रैकेट में, के नाभिक स्नेही भाग OH माइनस योग कर एल्कोहल बनाता है। एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, एल्कोहल। चूंकि यहां खाली क्या लिखे हैं, प्राप्त कार्बोकेटायन लिखे हैं, तो कार्बोकेटायन हमारे पास तृतीयक कार्बोकेटायन था तो वो भी लिख सकते थे कि तृतीयक कार्बोकेटायन KOH के नाभिक स्नेही भाग OH माइनस से योग कर तृतीयक एल्कोहल बनाता है, ये भी लिख सकते थे अगर यहां तृतीयक लिखते तो। अब इसके लिए समीकरण देंगे, पेज चेंज कर रहा हूं बेटा मैं, थोड़ा मोटा हो रहा है ना, क्यों पेज नहीं हो रहा एंटर, मिटा दूं, पेज क्यों नहीं बदल रहा है, नहीं है ना। तो तृतीयक कार्बोकेटायन कौन सा बना था, CH3 तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन बना था। ये OH माइनस कहां से आया, OH माइनस KOH से। KOH एक आयनिक यौगिक है, K प्लस और OH माइनस में आयनित रहता है, प्रबल क्षार है ना, तो प्रबल क्षार होने के कारण पूर्णतः आयनित रहता है, तो K प्लस और किस में रहता है, OH माइनस। तो OH माइनस से योग करके क्या बनाएगा, ये तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, सीधा सीधा योग हुआ। अब इसका K प्लस बचा है, क्या बचा है इसका, और पहले स्टेप में क्या बचा था, Cl माइनस, क्या बचा था, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, KCl, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि इस अभिक्रिया को हम SN1 क्यों बोले, तो स्टेप प्रथम पद में देखे थे धीमी गति से हुआ था, ये द्वितीय पद जो है फास्ट होता है। रासायनिक बलगतिकी में अपन पढ़े हैं क्या, कि किसी भी अभिक्रिया की जो बलगतिकी है या किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है वो किससे निर्धारित होता है, धीमी गति वाले पद से। तो इसके धीमी गति वाले पद अर्थात प्रथम पद में कितने अणु भाग लिए थे, एक अणु, कितने अणु, इस कारण इसको हम क्या बोले थे, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहां उसको स्पष्ट करेंगे, अभिक्रिया के मंद पद में
एक अणु भाग लेता है, इस कारण इसे एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ब्रैकेट में लिख सकते हो SN1 अभिक्रिया। क्या लिख सकते हैं? SN1 अभिक्रिया कहते हैं। तो धीमी गति वाले पद से अभिक्रिया का दर निर्धारित होता है। धीमी गति वाले में एक अणु भाग ले रहा है इसको, इसलिए इसको क्या बोले थे अपन? SN1 या एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है बेटा? स्पष्ट नहीं रहता। SN1 आया, अपन पूरा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन शुरू से आखिरी तक बता रहे हैं, समय खराब होगा। नंबर 3 कहे तो 3 ही मिलेगा, तो जो पूछा है उसी को बताना है, और इसको तोड़ के ही पूछा जाता है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ें। इसके बाद आते हैं, सभी नोट कर लिए ना? इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, SN2 अभिक्रिया को समझाइए। SN2 अभिक्रिया को समझाइए। रिकॉर्डिंग ऑन करें, इसकी रिकॉर्डिंग ऑन है, सुन के लिख लेना। SN2 अभिक्रिया या SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखिए, या SN2 ना बोलकर द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मालूम होना चाहिए बेटा, द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। तो इसके आंसर में क्या लिखोगे बेटा? यह अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है, लिखो ना रे, कोई नहीं पूर्ण होती है। बंद कर दे, बंद कर दे। अभिक्रिया में KOH एक्वस का नाभिक स्नेही भाग OH माइनस आयन एल्किल हैलाइड पर पीछे से आक्रमण कर पीछे से धीमी गति से लिख सकते हो या मंद गति से, धीमी गति से आक्रमण कर, पीछे से धीमी गति से आक्रमण कर। पीछे से क्यों लिखे अभी कारण स्पष्ट हो जाएगा। मध्यवर्ती संक्रमण संकुल बनाता है, जो तीव्र गति से अपघटित होकर एल्कोहल और हैलाइड आयन X माइनस आयन देता है। जो तीव्र गति से अपघटित होकर एल्कोहल और क्या देता है? हैलाइड आयन। अब ये OH माइनस KOH से मिला है हमको, K प्लस बचा है क्योंकि आयनिक यौगिक है, पढ़े है ना। तो समीकरण क्या लिखोगे? एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड में अब यहां पर हम
प्राथमिक एल्किल हैलाइड लेते हैं। कौन सा एल्किल हैलाइड लेते हैं? मेथिल और एथिल लेते हैं प्रायः। प्रोपिल जो है, अगर नॉर्मल प्रोपिल है तो उसमें SN2 अभिक्रिया होता है, और यदि आइसोप्रोपिल है तो उसमें कौन सा अभिक्रिया होता है? SN1। ठीक है, अभी उसको क्लियर कर देते हैं। तुम्हारा डाउट जो मन में आ रहा है, हम समझ रहे हैं क्या सोच रहे हो, अभी बता रहे हैं। तीव्र गति से अपघटित होकर एल्कोहल और क्या देता है? हैलाइड आयन। तो हम यहां पर सिंपल सा RX भी लिख सकते हैं, एल्किल हैलाइड। पीछे से आक्रमण करता है बोले हैं, कौन करता है? OH-। कैसे आक्रमण करेगा देखो, ये जानते हो एल्किल हैलाइड है तो X- इफेक्ट डालता है कि नहीं? तो X पे अल्प माइनस आता है, ध्रुवित रहता है, और R पे क्या रहता है? अल्प प्लस, ध्रुवित है। अगर इसमें R प्लस आई डालता है और X- आई डालता है, अगर R प्लस आई डालने वाला बड़ा हो, प्लस आई प्रभाव डालने वाला बड़ा समूह हो या शाखित समूह हो, जैसे द्वितीयक और तृतीयक, तो प्लस आई प्रभाव ज्यादा पड़ता है तो अपने आप आयनित हो जाता है। तो क्या होता है? अपने आप। लेकिन मेथिल एथिल लेंगे, मेथिल एथिल अगर एल्किल मूलक लिए हैं तो ये एल्किल हैलाइड को आयनित नहीं कर पाता, केवल ध्रुवित रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं और R इसको देना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन पूरा दे नहीं पाया। अल्फ प्लस और क्या है? अल्प। और इस OH के पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है, तो ये क्या करता है? ये R पर आक्रमण करता है। तो कहां से किया? X तरफ से तो कर नहीं सकता, कहां से करता है? पीछे से। कहां से करता है? पीछे से आक्रमण करता है और मध्यवर्ती संक्रमण संकुल बनाता है। ध्यान देना, यहां जो R था इससे X निकलना चाह रहा है। X पे कौन सा चार्ज आया था? अल्प माइनस। R पे क्या आया था? तो इसके माइनस का कुछ भाग जाकर प्लस को उदासीन कर दिया, माइनस का कुछ भाग जाके प्लस को, तो यहां माइनस अल्प हो गया। अब क्या हो गया? अल्प माइनस हो गया। इस बंध को जब ये इलेक्ट्रॉन का कुछ भाग इसको दिया है तो ये डॉटेड लाइन से बंध। जब भी संक्रमण अवस्था लिखते हैं तो संक्रमण अवस्था में टूटने वाला बंध और बनने वाला बंध दोनों डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। ये डॉटेड लाइन क्यों बनाए हैं? ये X टूटने वाला है इसलिए डॉटेड लाइन, और OH इसके साथ बंध बनाने वाला, बनने वाला बंध, ये क्या है बताओ? डॉटेड लाइन। ये है मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था। मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था ये अस्थायी होता है बेटा। ये क्या होता है? अस्थायी। ये स्लो स्टेप है, ये धीमी गति से अभिक्रिया हुई। धीमी गति से लिखे थे कि नहीं? और पीछे से बोले थे। कहां से बोले थे? पीछे से आक्रमण कराए हैं। अब ये तीव्र गति से अस्थायी है इसलिए तुरंत टूट जाएगा। R जो है OH के साथ जुड़ जाता है, एल्कोहल बन गया, और साथ में क्या अलग हो गया? X माइनस। साथ में क्या अलग हुआ? X माइनस। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे? अभिक्रिया के धीमी गति वाले पद में, धीमी गति वाले पद में दो अणु भाग ले रहा है, दो अणु पार्टिसिपेट कर रहा है या भाग ले रहा है। तो धीमी गति वाले को क्यों देखें? क्योंकि यही वेग निर्धारक पद है। तो धीमी गति वाले पद में दो अणु भाग ले रहा है, इस कारण इसे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या क्या बोले हैं बेटा? SN2 अभिक्रिया कहते हैं। SN2 अभिक्रिया कहते हैं। जब इतना लिखोगे तो 3 में 3 नंबर मिलेगा, कहीं से कोई नहीं काट सकता। समझ गए? क्योंकि सब चीज आ गया ना इसमें।
अब ये पीछे से का इसका रोल क्या है हम बता रहे हैं। एक होता है विन्यास, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। अंतर पढ़े होगे SN1 SN2, जब दोनों अभिक्रिया पढ़े हो तो अंतर अब याद कर सकते हो, कर सकते हो नहीं? कम से कम कितने पॉइंट? चौथा पॉइंट पढ़ना ही मत, चौथा पॉइंट पढ़ने नहीं, 3 पॉइंट दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अब उसमें अंतर में एक पॉइंट मिलेगा, SN1 में विन्यास नहीं बदलता है, विन्यास, उत्पाद का विन्यास अपरिवर्तित रहता है, जबकि SN2 में उत्पाद का अभिविन्यास बदल जाता है। अभिविन्यास क्या है जानते हो? शॉर्टकट में बताएं, फिर खत्म नहीं हो पाएगा बेटा। चलो एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं। अभिविन्यास क्या है? देखो, अभिविन्यास जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड CHO COH HCS3, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का सूत्र है। ये जो है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, और इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होता है CHO OH और इधर लिखे H, ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, लेकिन ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड कहलाता है, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल, यही विन्यास है डी और एल। एक तो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णन देने वाले को स्मॉल डी बोलते हैं, क्लॉकवाइज घूर्णन देने वाले को स्मॉल डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देने वाले को रियो रोटेटरी बोलते हैं, स्मॉल एल से दर्शाते हैं। विन्यास के लिए कैपिटल डी और कैपिटल एल लगाते हैं। कोई भी यौगिक हो, ये कार्बन असम्मित है, ये सम्मित है, ये सम्मित है। असम्मित कार्बन या किरेल कार्बन किसको बोलते हैं? आगे यूज होने वाला है। किरेल कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जो जिनकी संयोजकता 4 भिन्न भिन्न परमाणु या समूह से संतुष्ट हो, जिसकी संयोजकता 4 भिन्न भिन्न परमाणु या समूह से संतुष्ट हो, उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? किरेल कार्बन, ठीक है। तो इस किरेल कार्बन पर OH कहां है बताओ? नीचे से पहला किरेल कार्बन या ऊपर से भी पहला है? अभी तो आगे पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ोगे, ग्लूकोज वगैरह, तो उसमें डी ग्लूकोज सुने हो कि नहीं? नाम में डी ग्लूकोज सुने हो नाम? डी ग्लूकान आता है डब्बा की नहीं? वो डी क्या है? इसके विन्यास को दर्शाता है बेटा। तो असम्मित कार्बन पर OH अगर राइट हैंड में है तो D और लेफ्ट हैंड में है तो क्या होता है? L, ठीक है। अब किसी यौगिक को हम बना रहे हैं, अगर वो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनता है तो हमेशा डी विन्यास रखेगा, या उससे तोड़े, ये तो कार्बन, इसमें 3 ही कार्बन है। मान लो ग्लूकोज को तोड़े, उसमें कितने कार्बन थे? 6, C6H12O6 पढ़े हो कि नहीं? तो उसको तोड़ेंगे तो कार्बन कम करते करते ग्लिसरॉल्डिहाइड प्राप्त किए, तो जो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड देता है या डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से जिसका संश्लेषण होता है वो डी रूप कहलाता है। उसी प्रकार जो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनता है या अपघटित होकर एल ग्लिसरॉल्डिहाइड देता है वो क्या कहलाता है? एल विन्यास, ठीक है। जब एक विन्यास दूसरे विन्यास में बदलता है तो इसको वाल्डन प्रतिलोमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कौन दर्शाया था वाल्डन प्रतिलोमन बताओ? SN2, विन्यास बदल गया ना। हम एल्किल हैलाइड ऐसा लिखे थे बेटा लिखे थे कि नहीं? इसी को तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं। मान लो ये लिखे, यहां पर लिख दिए Cl, चलो X लिखे हैं, है ना, यहां पर CS3 लिख दिए और यहां पे C2H5 लिख दिए। अब ये असम्मित कार्बन हो गया। क्या हो गया बताओ? असम्मित कार्बन हो गया। तो असम्मित कार्बन में जब पीछे से आक्रमण करेगा कोई समूह, कहां से आक्रमण करेगा? तो अगर राइट में रहेगा तो लेफ्ट में जुड़ेगा, लेफ्ट में है तो कहां जुड़ेगा? राइट में। तो विन्यास बदला। तो इसीलिए लिखते हैं SN1 में लिखते हैं यह वाल्डन प्रतिलोमन प्रदर्शित नहीं करता, और SN2 में क्या लिखते हैं? वाल्डन प्रतिलोमन प्रदर्शित करता है। अंतर पढ़ोगे तो अब वाल्डन प्रतिलोमन शब्द से परिचित हो जाओगे। तो वाल्डन प्रतिलोमन क्यों होता है? क्योंकि OH समूह किधर से, OH माइनस कहां से आक्रमण किया था SN2 में? पीछे से, इसलिए वाल्डन प्रतिलोमन होता है।
अगर वो राइट में है तो लेफ्ट में जुड़ जाएगा, तो OH जब लेफ्ट में आता है तो D से क्या हो जाता है बताओ, L। तो विन्यास बदलेगा कि नहीं। अब इसके बाद अच्छा इसी में थोड़ा और बता दे बेटा। रेशमिक मिश्रण क्या होता है बेटा बता दें। क्या होता है, जब किसी यौगिक को बनाते हैं और यदि वह D व L रूपों का मिश्रण देता है। कौन सा D, स्मॉल d और स्मॉल l। D मतलब स्मॉल d मतलब होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है। और स्मॉल l मतलब होता है लियो रोटेटरी, ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को कहाँ घुमाता है, बाईं ओर। यदि किसी यौगिक का हम संश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है, तो वो या तो डी रूप में मिलता है, डी में मिला तो ध्रुवन घूर्णक होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा। एल में मिलेगा तो भी ध्रुवन घूर्णक होगा, क्या करेगा, लियो रोटेटरी होगा, मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को कहाँ घुमाएगा, बाईं ओर। अगर दोनों का समअनुक मिश्रण बन गया, आधा डी और आधा एल, तो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाएगा क्या, आधा क्लॉकवाइज और आधा एंटी क्लॉकवाइज। उस कंडीशन में क्या होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल का घूर्णन होगा क्या, नहीं होगा। तो ऐसे मिश्रण को रेशमिक मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशमिक मिश्रण। ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णन नहीं देता है, ठीक है, आधा डी रहता है और आधा एल रूप। तो ये रेशमिक मिश्रण, किसी यौगिक को जब बनाते हैं आधा डी और आधा एल बना तो रेशमिक मिश्रण बना, ठीक है। अब रेशमीकरण क्या है, रेशमीकरण, रेशमिक मिश्रण अलग चीज है। रेशमीकरण क्या है, यदि डी रूप को लिए और कोई उत्पाद बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं तो डीएल का मिश्रण बना, किसका मिश्रण बना, तो रेशमीकरण हो गया उसका। एल रूप को लिए उत्पाद बना रहे हैं, डीएल का मिश्रण बन गया तो क्या हो गया उसका, रेशमीकरण। क्या हो गया, रेशमीकरण। तो अभी किसमें फोकस करें बेटा, इसमें करते हैं थोड़ा सा ना। कौन सा चैप्टर, क्या चल रहा था, SN1 और SN2। तो विभिन्न एल्किल हैलाइडों को लिखें तो तृतीयक एल्किल हैलाइड CH3 ये तृतीयक एल्किल हैलाइड है, क्योंकि हैलोजन तृतीयक कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। एक लिख रहे हैं हम द्वितीयक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हैलाइड में ये हैलोजन द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है, CH हुआ ना बेटा। और एक लिख रहे हैं ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, और एक है ये मेथिल हैलाइड है। क्या है, मेथिल हैलाइड। ये विभिन्न हैलाइडों को दिखेंगे तो हम देखे थे SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड अपने आप आयनित हुआ था, OH की आवश्यकता पड़ी थी क्या, नहीं। तो यहां पर देखो तृतीयक एल्किल हैलाइड में ये 3CH3+ प्रभाव डालता है, इसलिए जल्दी आयनित हो जाता है। द्वितीयक में भी 2CH3 डालता है, आइसोप्रोपिल है ये, तो ये आयनित हो जाता है, ठीक है। तो SN1 अभिक्रिया कौन दर्शाएगा, जो सरलता से आयनित हो। अगर इन विभिन्न हैलाइडों को हम SN1 अभिक्रिया प्रदर्शित करने, है ना, की संभावना के क्रम में व्यक्त करें तो SN1 प्रदर्शित करने की सबसे अधिक संभावना किसकी होगी बताओ, तृतीयक की। फिर किसकी होगी, फिर ये प्राथमिक में एथिल है, फिर क्या है, मेथिल है। अब मान लो उसमें अंतर में पढ़ोगे SN1 में विभिन्न एल्किल हैलाइडों के SN1 अभिक्रिया प्रदर्शित करने का क्रम निम्न होता है। ये SN1 में मिलेगा। SN2 में कौन, किसकी संभावना अधिक है, मेथिल का। SN2 में लिखेंगे तो पहले क्या आ जाएगा बेटा, मेथिल जो है, मेथिल हैलाइड SN2 सबसे अधिक प्रदर्शित करने की संभावना है। फिर किसकी है, एथिल हैलाइड की, ठीक है। अब ब्रांच बढ़ते गया तो क्या होगा, ये इसकी कम हो गई, SN2 प्रदर्शित करने की संभावना क्या हो रही है, घट रही है। और सबसे कम संभावना किसमें होगी, तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड में। तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड में तो SN1 दर्शाता है जी, ठीक है। अब ये जो 3 कार्बन वाला है,
हम ये बताए थे, संभावना बताए। एक कार्बन वाला है तो हमेशा क्या दर्शाएगा बोलो? SN2। अपने आप आयनित नहीं होगा ना, एक कार्बन वाला मतलब ये जी। 2 कार्बन है तो हमेशा क्या दर्शाएगा? SN2। 3 कार्बन है, 3 कार्बन में यदि ये शाखित है, क्या है, और विलायक आयनकारी हो, विलायक पर भी निर्भर करता है, तो ये क्या दर्शाएगा? SN1। अन्यथा क्या दर्शाएगा? अगर आयनकारी ध्रुवी विलायक नहीं है तो क्या दर्शा सकता है? SN2। तो ये कौन सा विक्रिया दर्शाएगा? ये विलायक पर भी निर्भर करता है। प्रभावित करने वाले कारक में लिखे हो, पढ़े होगे। और ये हमेशा क्या दर्शाएगा बोलो? SN1। क्लियर हुआ? अब इसके बाद आते हैं मार्कोनी का आपका नियम लिखिए। तीसरा, 3 सेट के लिए क्वेश्चन बताए हैं रे, का नियम लिखिए। नियम लिखिए या नियम समझाइए? तो नियम लिखेंगे तो उदाहरण देकर समझाएंगे बेटा, या मार्कोनी का आपका नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ऐसा भी आ सकता है। तो मार्कोनी का आपका नियम पढ़े हो, कहां लागू होता है? वेरी गुड। तो पहले हम थोड़ा रब बता दें। ऐसा एल्कीन जैसे ये है, इसको अभी नोट मत करो, ये समझाने के लिए बता रहे हैं। ये एल्कीन 2 बराबर भागों में बढ़ सकता है, तो ये सम्मित एल्कीन है। क्या है? इसमें हैलोजन अम्ल का योग कराएंगे। हैलोजन अम्ल जैसे HCl का योग कराएं तो इधर H जोड़ो, इधर Cl जोड़ो, या इधर H जोड़ो, इधर Cl जोड़ो, एथिल क्लोराइड ही बनेगा। क्या बनेगा? अगर हम मान लो 2 ब्यूटीन लिए, 2 ब्यूटीन लिए, ये भी सम्मित एल्कीन है, बीच से 2 डबल बॉन्ड से 2 बराबर भागों में बांट रहे। मान लो इसमें HCl का क्रिया कराते हैं, यहां H जुड़े, यहां Cl जुड़े, तो 2 क्लोरो बन जाएगा ब्यूटेन। क्या बन जाएगा? और यहां Cl और यहां H जुड़ा तो क्या बनेगा? 2 क्लोरोब्यूटेन। उत्पाद से में कोई फर्क पड़ता है क्या? तो सम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का जब क्रिया कराते हैं, हैलोजन अम्ल का योग कराते हैं, तो कहीं भी योग हो सकता है, एक ही उत्पाद बनता है। लेकिन जब असम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल की क्रिया कराते हैं, किस पर? तब यहां पर नियम लगता है। तो असम्मित एल्कीन किसको बोलेंगे? जिसको डबल बॉन्ड से 2 बराबर भागों में ना बांट सके। तो मार्कोनी का आपका नियम आया है, इस नियम के लिए लिखोगे, जब किसी असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड या HX लिख दें, HX लिख देते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड समझ जाओगे, का योग कराते हैं, का योग कराते हैं, तब HX का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से योग करता है जिसमें पहले से उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, परमाणु लिखते हो ना तो खाली H लिखना, अणु में H2 लिखते हैं, परमाणुओं की संख्या कम हो, संख्या कम हो। ये मार्कोनी का आपका नियम है। असम्मित एल्कीन पे ही लागू होगा ये। तो योग कहां करता है? डबल बॉन्ड पे। योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है ये कल पढ़े थे विलोपन। विलोपन में एक साथ 2 परमाणु या 2 समूह निकला था, डबल बॉन्ड बना था। योग में
एक अणु जुड़ेगा, अणु का योग होगा तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? सिंगल में। या एक साथ दो परमाणु या दो समूह का योग होगा तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। तो हम यहां पर असम्मित एल्कीन ले रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन लिए, क्या लिए? अब यहां पर हैलोजन अम्ल या हाइड्रोजन हैलाइड लें, HCl ले सकते हो, HBr ले सकते हो, HI ले सकते हो, तीनों ले सकते हो, तीनों ले सकते हो। जब इस पर योग कराते हैं, है ना, तो योग में क्या होता है देखो, यहां पर डबल बॉन्ड था बेटा, ये डबल बॉन्ड था, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक योग होता है, कौन सा? तो यहां पर इलेक्ट्रोमेरिक परिवर्तन होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है दोनों में से किसी में भी जा सकता है, जिसमें जाएगा उसमें माइनस और दूसरे में क्या आएगा? प्लस। और डबल बॉन्ड क्या होगा? सिंगल। तो प्लस के साथ माइनस वाला जुड़ेगा और माइनस के साथ क्या जुड़ेगा? प्लस वाला। क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा? ये प्लस आई इफेक्ट डालता है। क्या डालता है? प्लस आई इफेक्ट, जिसके कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर नहीं आ सकता। यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो गया ना CH में, तो ये इसका जो इलेक्ट्रोमेरिक परिवर्तन होगा, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन CH2 पर जाएगा। कहां जाएगा? तो CH2 पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। और CH पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। तो CH3 CH के साथ प्लस आया तो क्या जुड़ेगा? माइनस। और जहां माइनस आया वहां क्या जुड़ेगा? प्लस। तो H प्लस जुड़ेगा। ये बना 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या बना? अल्प मात्रा में CH3 CH2 CH2Cl भी बनता है। 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, ये अल्प मात्रा में बनता है ना? ये अल्प मात्रा। और मुख्य उत्पाद कौन सा होगा? ये 2 क्लोरोप्रोपेन जो है मुख्य उत्पाद है। क्या है बेटा? मुख्य उत्पाद। तो ये क्लियर हो गया ना? अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग या हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग कौन है बोलो? Cl। और H पे क्या आता है जी? प्लस। ध्रुवीय सहसंयोजक बंद रहता है Cl में, तो Cl ऋणात्मक भाग कहां जुड़ेगा? जहां पहले से उपस्थित हाइड्रोजन कम हो। तो डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन में, इस कार्बन में एक H है, इसमें कितना है? तो Cl कहां जुड़ेगा? CH के साथ। क्लियर हुआ? ये था मार्कोनी आपका नियम। अब इसी को बोल दिया मार्कोनी आपके नियम को क्रियाविधि लिखकर समझाइए। क्या क्रियाविधि? क्योंकि SN1 में क्रियाविधि है, SN2 में क्रियाविधि है, मार्कोनी के आपके नियम में तीसरे सेट में भी तो क्रियाविधि पूछेगा। ऐसे तो नहीं 2 सेट वाले दुश्मन है, उनको क्रियाविधि पूछे और तीसरे वाले को डायरेक्ट नियम पूछ दिया। पेपर सब में समांतर रहता है बेटा, देखे हो? तो क्रियाविधि अगर हम इसका बताएं, पेज क्यों चेंज नहीं हो रहा है? क्रियाविधि बता रहे हैं ना? किसका क्रियाविधि बता रहे हैं? मार्कोनी आपके नियम का। क्रियाविधि देख लो। योग जो है, ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक योग का उदाहरण है। तो लिख सकते हो क्रिया इलेक्ट्रोफिलिक योग द्वारा संपन्न होती है। योग द्वारा संपन्न होती है। तो स्टेप फर्स्ट या प्रथम पद, प्रथम पद लिखें या स्टेप फर्स्ट, जो तुमको इजी लगे लिख सकते हो। HCl लिए थे ना बेटा? HCl जो है इलेक्ट्रोफाइल H प्लस और किस में बटेगा बोलो? Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है। अगर Cl माइनस पहले जुड़ा तो नाभिक से नहीं योग, और H प्लस पहले जुड़ा तो इलेक्ट्रॉन्स ने ही योग। तो इलेक्ट्रोफिलिक योग बोले हैं कि नहीं बेटा?
स्टेप्स द्वितीय पद में हम क्या करें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिए, इस पर योग करता है कौन, इलेक्ट्रोफाइल H+ योग करेगा। तो अब ध्यान दो, डबल बॉन्ड है, अगर H+ यहां जुड़ता है, H+ यहां जुड़ता है तो यहां क्या आएगा, प्लस आएगा। इधर इलेक्ट्रोबैरिक परिवर्तन लाएंगे तो यहां प्लस, और यहां क्या आएगा, H+ तो माइनस में जुड़ेगा, और अगर इधर आता है तो इधर क्या होगा, प्लस आएगा, इधर क्या आएगा, तब H+ यहां जुड़ेगा। तो यहां पर इसके प्लस आई प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रोबैरिक परिवर्तन इसी दिशा में होगा, तब ये बनेगा CH3 CH, इसका इलेक्ट्रॉन यहां गया तो CH2 में माइनस है, यहां कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हुआ, इसमें माइनस आया, H+ जुड़ गया। ये द्वितीयक कार्बोकेटायन है। क्या है ये, द्वितीयक कार्बोकेटायन। तो मुख्य उत्पाद द्वितीयक कार्बोकेटायन बनता है, क्योंकि अधिक स्थायी होता है। द्वितीयक देखो, प्राथमिक कार्बोकेटायन से अधिक द्वितीयक कार्बोकेटायन, और द्वितीयक से अधिक कौन स्थायी होता है, तृतीयक कार्बोकेटायन। ब्रांच बढ़ते जाएगा, कार्बोकेटायन का स्थायित्व बढ़ते जाता है। क्लियर है। अब ये द्वितीयक कार्बोकेटायन, ये जो द्वितीयक कार्बोकेटायन है CH+ CH3, ये किससे क्रिया करेगा बेटा, Br- से, किससे, ब्रोमाइड आयन बचा था, सॉरी Cl है, क्या लिए थे, Cl लिए थे, Cl लिए थे। तब ये क्या बनेगा बोलो, CH3 CH के साथ क्या जुड़ा, Cl और CH3, क्या बना, 2-क्लोरोप्रोपेन। यही मुख्य उत्पाद बनता है। तो इसकी क्रिया विधि पढ़ना जरूर, उसके साथ इसको तीसरे सेट में चिपका सकता है। बाकी तो और थोड़ा कठिन पड़ेगा, इसलिए इसको पूछ सकता है, और पूछा जा चुका है एक बार ना, तीनों सेट में अलग तीनों प्रश्नों को पूछा गया था। अब कौन से सेट में क्या आएगा ये नहीं बता सकते। हो गया। अब एक इसी में सुने होंगे नाम, एंटी मार्कोनी का आपका नियम सुने हो, या उसी को क्या बोलते हैं बेटा, हिंदी में हो गया, खरास मायो भी लिखा रहता है ना, प्रभाव, खरास मायो भी बोल सकते हैं, खरास प्रभाव है ना, या फिर पराक्साइड प्रभाव, या फिर हाँ प्रति मार्कोनी का आपका नियम, या एंटी मार्कोनी का आपका नियम। का नियम लिखिए, का नियम लिखिए। क्या होगा नियम, जब किसी असममित एल्कीन पर HBr का योग पराक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, तब HBr का ऋणात्मक भाग, अब समझ जाओगे ऋणात्मक कौन है, Br- लिखने की जरूरत नहीं है,
उस कार्बन, द्विबंध वाले उस कार्बन, ऋणात्मक भाग द्विबंध वाले उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें क्या पहले से उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। तभी तो उल्टा बोले हैं जी, प्रति क्यों बोले, उसमें कम था, यहां क्या है, अधिक है। अब यहां HBr ही लेना है। हम बोले थे मार्कोनी का आपके नियम में HCl, HI और HBr तीनों ले सकते हो, बोले थे कि नहीं? लेकिन यहां केवल क्या लोगे? HCl को क्यों नहीं लेते? HCl का बंध बहुत मजबूत होता है, इसलिए पेरोक्साइड उसको नहीं तोड़ पाता। अब HI का तो बंध कमजोर होता है, सबसे मजबूत HCl, फिर HBr और सबसे कमजोर HI को तो तोड़ देता है, लेकिन HI को क्यों नहीं लिए? क्योंकि HI टूटता है ना तो उसका जो दो मुक्त मूलक आपस में क्रिया करके आयोडीन बना लेते हैं। बड़े आकार के कारण आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं? आयोडीन। ज्यादा स्थायी होता है इसलिए तुरंत आयोडीन बना लेते हैं। तो HI भी नहीं लिया जाता, केवल क्या लेते हैं? HBr। तो पेरोक्साइड या खराश मायो प्रभाव आया है तो उदाहरण में HBr ही लिखोगे, बाकी लिखे तो चेक करने वाला तुरंत काट देगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पर HBr, यहां पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड भी लिख सकते हो। याद नहीं आ रहा है सूत्र, हम तो लिख दे रहे हैं, तो खाली यहां शब्दों में पेरोक्साइड लिख सकते हो, सूत्र के चक्कर में मत पढ़ना। C6H5, कई बार होता है ना बेटा सूत्र याद नहीं आ रहा है, ट्वाइस, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है। सूत्र याद नहीं आ रहा है, शब्दों में पेरोक्साइड लिख दो। गलत लिखने से अच्छा है कि उसको ना लिखो। सूत्र याद हो, कंफर्म हो तभी लिखना, अन्यथा शब्दों में क्या लिखोगे? पेरोक्साइड। तो ये क्या होगा? ऋणात्मक भाग कहां जुड़ेगा? ये डबल बॉन्ड वाले में एक में 2 H है और एक में 1 H है, कहां जुड़ेगा? 2 H में। तो क्या बनेगा मुख्य उत्पाद? यहाँ H जुड़ा और सिंगल बॉन्ड यहाँ CH2 के साथ क्या जुड़ गया बेटा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बना? ये मुख्य उत्पाद है। मुख्य उत्पाद अल्प मात्रा में क्या बनता है? 2 ब्रोमो प्रोपेन। अल्प मात्रा में 2 ब्रोमो प्रोपेन, अल्प मात्रा। 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। क्लियर हुआ? 1 ब्रोमो प्रोपेन और ठीक है। अब एक प्रश्न नहीं पूछे तुम लोग, इसको हम संतुलित नहीं किए हैं, प्रश्न दिमाग में आता है ना। संतुलित करना कठिन काम है क्या? यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, लेकिन हम उसमें भी नहीं किए, यहाँ भी नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? हाँ, अगर यहाँ हम ट्वाइस लिखते हैं बेटा, एक मतलब 50-50% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर मात्रा में हो जाएगा। जबकि मुख्य उत्पाद यही है, यही बनता है, ये मानते हैं। ये तो अल्प मात्रा बता दिए हैं नॉलेज के लिए, ठीक है। तो जहाँ पे कम ज्यादा परसेंटेज होता है वहां पे हम क्या करते हैं? संतुलित नहीं करते। उसमें पढ़ोगे, आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाए होगे, वहां भी संतुलित नहीं करते हैं। जब आर्थो और पैरा का मिश्रण बनता है तो जी, क्योंकि एक मुख्य उत्पाद होता है, दूसरा क्या होता है? अल्प मात्रा। इसकी भी क्रिया विधि बता दें। क्रिया विधि तो इसमें लिखना अभिक्रिया मुक्त मूलक द्वारा संपन्न होती है।
किसके द्वारा? मुक्त मूलक के द्वारा। तो सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट में क्या करें? HBr लिए थे। क्या लिए थे? यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां क्या था बताओ? पराक्साइड उत्प्रेरक है। क्या है? 11th में पढ़े थे बंध विदलन, पढ़े थे कि नहीं जी? समांश और विषमांश। समांश बंध विदलन से मुक्त मूलक बनता है, विषमांश में कार्बोकेटायन और कार्बेनायन बनता है। पढ़े थे कि नहीं? तो यहां समांश विखंडन में H अपना इलेक्ट्रॉन और Br अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकला, तो H का मुक्त मूलक बना और किसका मुक्त मूलक बना? Br का मुक्त मूलक। मुक्त मूलक को इलेक्ट्रॉन को बिंदु रूप में लिख के दर्शाते हैं। अब स्टेप सेकंड में क्या? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन लिखे, ये Br मुक्त मूलक से क्रिया करेगा, तो मुक्त मूलक से मुक्त मूलक ही क्रिया कर सकता है ना? इसके पाई बंध में समांश विखंडन होगा। किसमें? डबल है तो एक सिग्मा है और एक पाई है, पाई बंध कमजोर होता है तो वही टूटेगा। अगर यहां Br जुड़ा तो द्वितीयक मुक्त मूलक बनेगा, और यहां Br जुड़ा तो प्राथमिक मुक्त मूलक बनेगा, है ना? तो प्राथमिक और द्वितीयक में कौन अधिक स्थायी होता है? द्वितीयक मुक्त मूलक। इसलिए अभिक्रिया में द्वितीयक मुक्त मूलक बनेगा। तो ये बन जाएगा CH3CH में मुक्त मूलक आएगा सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल हो गया। CH2 के साथ क्या जोड़ दें बेटा? Br। CH2 के साथ क्या जोड़ेंगे? Br। अब ये स्टेप थर्ड में द्वितीयक मुक्त मूलक जो बना है CH3CH पे जो इलेक्ट्रॉन मुक्त है CH2Br, ये क्या करेगा? HBr के दूसरे अणु से क्रिया करेगा। किससे? HBr के दूसरे अणु में समांश विखंडन करेगा। मुक्त मूलक से बंध बनाता है और H को ले लेगा। किसको? तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और CH2Br। अब यहां H को ले लिया तो क्या बचा? प्लस Br मुक्त मूलक। क्या बचा? Br मुक्त मूलक। तो इसमें से Br को यूज किए थे बेटा, Br वापस कर दिए तो एक HBr निकल गया, एक ही का तो योग हुआ ना। इसमें देखो हम दो अणु लिए हैं HBr का, जबकि अभिक्रिया में तो एक ही लगा था, तो एक अणु अपने पूर्व रूप में आ जाएगा ना, बच जाएगा कि नहीं? ये था तुम्हारा क्या? पराक्साइड प्रभाव। अब कुछ अभिक्रिया बता रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है और आने की प्रबल संभावना है। मिटा दे बेटा। ऊर्ध्व अभिक्रिया सुने हो? ऊर्ध्व अभिक्रिया एक है, ऊर्ध्व अभिक्रिया। दूसरा क्या है? ऊर्ध्व फिटिंग अभिक्रिया। और तीसरा फिटिंग अभिक्रिया। 3 सेट में एक एक आ सकता है, 3 सेट में एक एक आ सकता है, तो कठिनाई का स्तर समान हो जाएगा। ऊर्ध्व अभिक्रिया में क्या होता है बताओ? क्या पढ़े हो? हाँ, एल्किल हैलाइड को लिख लो। एल्किल हैलाइड को
शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिकृत करने पर एल्केन बनता है। एल्केन बनता है, पढ़े हो ना? ये कौन सा अभिक्रिया है? ऊर्ज अभिक्रिया। तो एल्किल हैलाइड में हम RX ले लेते हैं बेटा। सोडियम धातु दो अणु एल्किल हैलाइड लगेगा तो दो क्या ले ले? सोडियम। ये हैलोजन और ये 2 सोडियम, R जुड़ जाएगा तो क्या बना? एल्केन प्लस ट्वाइस NaX। ठीक है, ये है ऊर्ज अभिक्रिया। क्या हो गया? बात नहीं, बिल्कुल ये सब पसंद नहीं है। दूसरा फीटिग अभिक्रिया। फीटिग अभिक्रिया, फीटिग अभिक्रिया में क्या होता है? एरिल हैलाइड को, कल देखे थे क्या इसको जी? एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर सेम है की उपस्थिति में, खाली एल्किल के बदले क्या लिखना है? एरिल। लिख लो फटाफट, एल्किल के बदले एरिल लिख लो बस। और यहां पर क्या बनता है? एल्केन बनता है, लिखे थे ना, तो डाइफेनिल बनता है। डाइफेनिल लिखोगे एल्केन के बदले में, एल्केन के बदले में क्या लिखेंगे? डाइफेनिल बनता है। तो समीकरण एरिल हैलाइड के लिए हम C6H5 लिख के भी बता सकते हैं। कल बोले थे ना, उल्मान अभिक्रिया में बताए थे जी। ट्वाइस Na प्लस C6H5। ये 2 एरिल हैलाइड लिए। एरो के ऊपर यहां शुष्क ईथर जरूर लिखना, शुष्क ईथर, यहां भी शुष्क ईथर। ये निकल जाएगा क्या? सोडियम हैलाइड बन के निकल जाएगा और 2 C6H5 आपस में जुड़ गया, डाइफेनिल बना प्लस ट्वाइस NaX, डाइफेनिल बना। क्या होता है जब में भी पूछता है इसको कभी कभी ना, क्या होता है जब में भी आता है, या नाम से पूछे। ऊर्ज अभिक्रिया, फीटिग अभिक्रिया, और तीसरा क्या देखें? ऊर्ज फीटिग अभिक्रिया। ध्यान देना, इस अभिक्रिया का अध्ययन ऊर्ज ने किया था, वो एल्केन बना के छोड़ दिया। जब एल्किल हैलाइड से एल्केन बन सकता है तो फिर आगे अध्ययन फीटिग ने किया एरिल हैलाइड को लेके, तो देखा डाइफेनिल बनता है। ठीक है, अब फिर बाद में अध्ययन किया गया, तो अब 2 लोग अध्ययन कर दिए थे, तो अन्य के द्वारा जब अध्ययन किया गया तो दोनों का नाम संयुक्त करके दिया गया, क्या? ऊर्ज फीटिग। तो क्या लिखोगे? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में
सोडियम धातु के साथ अभिकृत करने पर एल्किल बेंजीन बनता है। क्या बनता है? एल्किल बेंजीन बनता है। एरिल हैलाइड में अपन जनरली फेनिल क्लोराइड लेते हैं या क्लोरोबेंजीन। हम ऐसा लिख दे रहे हैं जगह कम होने के कारण। यहाँ पर हम Cl ले लिए, हैलाइड में क्लोराइड ले लिए, 2 सोडियम और ClCH3। ये Cl दोनों सोडियम और Cl के साथ क्या बना के निकल जाएगा? ट्वाइस NaCl। अब यहां बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ गया? मेथिल समूह। क्या नाम है बेटा इसका? टालुइन। ट्वाइस NaCl, इसका नाम लिख लो टालुइन। टालुइन, इसका नाम होगा टालुइन। नोट कर लिए? अभी तो टाइम हो गया। इसके अलावा और क्या पढ़ोगे बता दे रहे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। सैंडमायर अभिक्रिया सुने हो? तो थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, इसको पढ़ लेना, अपने टीचर से पूछ के कर लेना बेटा। इसको समय कम होने के कारण, है ना, सैंडमायर अभिक्रिया पढ़ना है। सैंडमायर अभिक्रिया क्या होता है? सैंडमायर अभिक्रिया में बेंजीन डाइजोनियम लवण को या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किसके साथ? क्यूप्रस हैलाइड के साथ संगत हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में। क्यूप्रस क्लोराइड लोगे तो HCl लोगे, क्यूप्रस ब्रोमाइड लोगे तो HBr। संगत हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में जब अभिकृत करते हैं तब क्या बनता है? एरिल हैलाइड। क्या बनता है? इसमें बेंजीन रिंग के साथ जुड़ने वाला हैलोजन डाइजोनियम लवण का ना होके किसका होता है? डाइजोनियम लवण का ना होके किसका होता है? बोलो। क्यूप्रस हैलाइड का। किसका होता है? अगर क्यूप्रस क्लोराइड लोगे तो क्लोरोबेंजीन बनता है, क्यूप्रस ब्रोमाइड लोगे और HBr लोगे तो क्या बनता है? ब्रोमोबेंजीन। क्या बनता है? एक फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया सुने हो? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये पढ़ लेना। एक गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, और एक ये क्वेश्चन पढ़ लेना, एल्किल हैलाइड का हैलोजन, एल्किल हैलाइड का हैलोजन एरिल हैलाइड के हैलोजन से अधिक क्रियाशील होता है। क्यों? अधिक क्रियाशील होता है क्यों? ठीक है, एक और पढ़ लेना। क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन आर्थो व पैरा स्थिति पर होता है। क्यों?
आज टेस्ट दिए थे कल वाला? अभी होगा आज वाला भी। बेटा अपने टीचर को बोलना, सभी सुन लो बच्चे, सभी जितना भी हम बताएं उसको याद करके अपने टीचर के पास टेस्ट देना है, तभी पढ़ाना सार्थक होगा। अगर आप लोग तैयारी नहीं करोगे साथ साथ तो पीछे होते जाओगे। अभी तक जितना पीछे होना था हो चुके हो, अभी भी तैयारी शुरू करोगे तो आपका फर्स्ट डिवीजन कहीं नहीं गया है। ठीक, तो आज का क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।